Hello everyone, welcome to my channel. I am Sumit Daya. Today we will start the third part of End of Bipolarity. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा वर्ल्ड वॉर के बारे में एंड अबाउट द कोल्ड वॉर एरा. सेकंड पार्ट में हमने फोकस करा ऑन द सोवियत सिस्टम. कौन कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी सोवियत सिस्टम की, सोवियत सिस्टम किस तरह से वर्क करता था. तो हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, वर्किंग देखी सिस्टम की, सोवियत सिस्टम की, तो हमने उसमें देखा कि बिकॉज ऑफ इट्स आइडियोलॉजी, बिकॉज ऑफ पॉलिसीज ऑफ द सोवियत सिस्टम, वहां पे इकोनॉमी के अंदर स्टैग्नेशन आ गया था, लोगों को फ्रीडम नहीं थी, लोगों की लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट थी, वहां पे लोगों की प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व नहीं करी जाती थी. सो सिस्टम एक तरह से हाईली ऑथोरिटेरियन था और हाईली ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो गया था यूएसएसआर का. सो बिकॉज ऑफ दोज रीजंस नाउ इन थर्ड पार्ट वी आर फोकसिंग ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. So in this part, we will focus ki how USSR got disintegrated. So let's see. M. Gorbachev 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट करे गए. सो एम गॉर्बाचेव की आइडियोलॉजी थोड़ी लिबरल थी. वो ये चाहते थे कि अब बहुत लंबा टाइम हो गया है हमें टसल करते हुए, आइडियोलॉजिकल फाइट करते हुए वेस्ट के साथ में, यूएसए के साथ में. तो वो चाहते थे कि अब हमें हमारे रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहिए, हमें हमारे रिलेशंस को मैनेज करना चाहिए विद द वेस्ट, क्योंकि उसकी वजह से इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा आ रहा था यूएसएसआर पे. हमने पढ़ा है पहले वाले वीडियोस में कि आर्म्स रेस की वजह से इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा आ रहा था यूएसएसआर पे. सो ही ट्राई टू मैनेज द रिलेशंस, और वी कैन से इंप्रूव द रिलेशंस विद द वेस्ट. ऑल्सो ही ट्राई टू इंट्रोड्यूस्ड सम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन द system of USSR. So he tried to normalize the relations with the West and also tried to introduce democratic reforms in the political system of Soviet Union so that peoples को freedom मिल सके, people अपनी demand aspirations गवर्नमेंट तक बता सकें. ठीक है, लोगों के पास में चॉइस हो दूसरी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने की if the government is not working properly. So उन्होंने वहां पे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए, लोगों को वोटिंग राइट्स दिलवाए. तो इस तरह के इंट्रोडक्शंस सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए एम गॉर्बाचेव ने. एज अ रिजल्ट द पीपल ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज एक तरह से सैटेलाइट स्टेट्स थी, छोटी छोटी स्टेट्स थी जिनको यूएसएसआर, स्पेशली उसमें जो रशिया था कंट्री, मेनली रशिया कंट्रोल करता था इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को, जो कि किसके अंडर में थी, यूएसएसआर के अंडर में. एंड दीज ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज स्टार्ट protesting against their own government and Soviet control. तो these countries start protest against their own government, क्योंकि वो गवर्नमेंट अल्टीमेटली किसके कंट्रोल में थी, सोवियत सिस्टम के कंट्रोल में थी, यूएसएसआर के कंट्रोल में थी. तो उन्होंने खुद की गवर्नमेंट एज वेल एज सोवियत सिस्टम का जो कंट्रोल है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज अब उन्हें फ्रीडम चाहिए थी. वो अपने आप को कंपेयर कर रहे थे वेस्ट से, जो वेस्ट में जिस तरह की इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, वो वहां पे यूएसएसआर में, और यूएसएसआर के जो कंट्रोल जो कंट्रीज थे, सैटेलाइट स्टेट्स, वहां पे वो डेवलपमेंट वो लोगों को नहीं दिख रहा था. तो दैट्स व्हाई दे वांट फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ यूएसएसआर, फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर. दैट्स व्हाई दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द यूएसएसआर कंट्रोल. The Soviet Union system under Gorbachev not able to manage the disturbance. So जैसे ही लोगों को फ्रीडम मिली, थोड़ा सा उनके पास डेमोक्रेटिक फ्रीडम आई, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और गोर्बाचेव के अंडर जो पूरा का पूरा सिस्टम था, वो उस पूरे के पूरे डिस्टर्बेंस को मैनेज करने में फेल हो गया. एज अ रिजल्ट द होल कम्युनिस्ट रिजीम गॉट कोलैप्स्ड. पूरी की पूरी जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था वो धीरे धीरे करके टूटने लगा छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर. एंड द गोर्बाचेव अपोज्ड बाय द लीडर्स विद इन द पार्टी नोन एज द पार्टी हार्डलाइनर्स. उसके खुद ही के पार्टी के लोग भी उसको अपोज करने लगे गोर्बाचेव को, क्योंकि गोर्बाचेव ने जो एक लिबरलिज्म इंट्रोड्यूस करवाया था, उसकी वजह से अब गवर्नमेंट ये सब पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस मैनेज करने में फेल हो गई, और धीरे धीरे पूरा का पूरा सिस्टम खत्म होने लगा. सो दैट्स व्हाई द मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी opposing his policies as well as his rule. So a coup took place. What do you mean by the coup? Coup is the sudden transfer of power. ठीक है, coup is sudden transfer of power or sudden
चेंज ऑफ गवर्नमेंट। तो उसके पार्टी हार्डलाइनर्स जो थे, मेन मेंबर्स जो थे उसकी पार्टी के, उन्होंने ट्राई करा कि अब इसको एकदम से रूल से हटाया जाए और इसकी जगह किसी पार्टी हार्डलाइनर को लाया जाए, सो दैट वो वापस से अपना जो फोर्स है, अपना जो रिजीम है, उसको फोर्सफुली स्ट्रिक्टली कम्युनिस्ट लाइंस पे रन करे। सो इन coup took place in 1991, encouraged by the party hardliners. But Boris Yeltsin, he was the another leader, and he successfully able to suppress that coup. वो सक्सेसफुल हो गया उस कूप को मैनेज करने में, उस कूप को मैनेज करने में सक्सेसफुल हो गया, एंड इनडायरेक्टली गोर्बाचेव आल्सो सपोर्टेड बोरिस येल्टसिन एंड ही बिकेम अ नेशनल हीरो। सो बोरिस येल्टसिन बिकेम अ नेशनल हीरो। लोगों के बीच में वो एक तरह से हीरो बन के आ गया कि इस आदमी ने एक इतनी बड़ी कूप जो होने वाली थी कंट्री के अंदर, सडन ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट होने वाला था, सडन ट्रांसफर ऑफ पावर होने वाला था, उसको सप्रेस कर दिया, उसको मैनेज कर लिया। सो ही बिकेम अ नेशनल हीरो। लोगों के सामने उसकी एक जो पर्सनालिटी थी वो एक हीरो की तरह बन गई। एज अ रिजल्ट ही वॉन द पॉपुलर इलेक्शंस एंड द सेंट्रलाइज कंट्रोल स्टार्ट शेकिंग। जो उस टाइम पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंडक्ट कराए, पॉपुलर इलेक्शंस कंडक्ट कराए, एंड ही वॉन दैट इलेक्शंस बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी एज अ हीरो इन फ्रंट ऑफ द कंट्री पीपल। सो उसने इलेक्शंस को जीत लिया, एंड ही बिकेम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। बोरिस येल्टसिन, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया by the support of M. Gorbachev. And centralized control start shaking. अब जो centralized control था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में जो कंट्रोल था, वो अनेबल हो गया इस पूरे के पूरे पॉपुलर इलेक्शंस को मैंडेट को फेल करने के लिए, या उसको मना करने के लिए, उसको नकारने के लिए। अब उन्हें धीरे धीरे अपनी पावर जो है वो धीरे धीरे गवर्नमेंट को ट्रांसफर करनी पड़ी, जो कि लोगों ने डेमोक्रेटिक वे में इलेक्ट करी है। So through this way, the centralized government that was holding by the Communist Party slowly transferring their power to the democratic elected government under the leadership of Boris Yeltsin. And in December 1991, the countries like Ukraine, Russia, and Belarus, they declared that the Soviet Union was disbanded. They declared, these are the first three countries who declared that Soviet Union is disbanded, and democracy adopted as the basis for post republics. जितनी भी बाद में ये disintegrated countries आई, ये तो इनमें democracy was adopted as the basis to manage the political life, basis to manage the politics of the country. सो पोस्ट रिपब्लिक्स जितने भी आई यूएसएसआर के जो कंट्रीज थी, उसकी पार्ट कंट्रीज थी, उनमें डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा गया टू मैनेज द पॉलिटिकल लाइफ, एंड दे अडॉप्टेड कैपिटलिज्म इन प्लेस ऑफ सोशलिज्म। नाउ दे अडॉप्टेड कैपिटलिज्म इन प्लेस ऑफ सोशलिज्म। जितने भी कंट्रीज थी यूएसएसआर के अंडर, क्योंकि वो बहुत ही वेस्ट से, उसके डेवलपमेंट से बहुत ही खुश थे, उनके वेस्ट के डेवलपमेंट से बहुत ही मेस्मराइज थे, बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था वेस्ट का डेवलपमेंट उनको, तो इन्होंने भी कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को एक नई आइडियोलॉजी के रूप में एक्सेप्ट करा टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स एंड इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द country. So this is about the disintegration of USSR. This is about how USSR got disintegrated in December 1991. And the ultimate reason of this disintegration was the economic hardships that was faced by the people of USSR at that time. The political hardship that was faced by the people of USSR at that time. Because उनके पास में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया था, इकोनॉमिकली उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, क्योंकि सारा का सारा पैसा किस तरफ जा रहा था, मिलिट्री एक्सपेंडिचर की तरफ, और पॉलिटिकली उनके पास किसी तरह की चॉइस नहीं थी कि वो किसी दूसरी गवर्नमेंट को वहां पे इलेक्ट करे, क्योंकि वहां पे किसी तरह की अपोजिशन पार्टी थी ही नहीं, वहां पे कोई अपोजिशन में आइडियोलॉजी वर्क ही नहीं कर रही थी, क्योंकि अलाउ ही नहीं था वहां पे, ओनली वन पार्टी सिस्टम था, एंड ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर वाज होल्डिंग द पावर. So that's why these are the reasons, and this is how the disintegration of USSR take place. So what are the consequences of disintegration? अब disintegration से क्या effects आए, वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से चेंज हुआ, we will see here. End of Cold War.
जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जो आइडियोलॉजिकल टसल स्टार्ट हुई थी बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर, दैट गॉट एंडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, कोल्ड वॉर एंड हुआ, क्योंकि जितनी भी पोस्ट रिपब्लिक्स थी उन्होंने डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को एडॉप्ट कर लिया था। सो उसकी वजह से अब जो भी टसल थी, आइडियोलॉजिकल टसल, वो एक तरह से खत्म हो गई, क्योंकि द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म अल्टीमेटली गेट डिफीटेड इन द फ्रंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। तो लोगों ने एक तरह से कम्युनिज्म और सोशलिज्म को नकार दिया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, उसको डिनाई कर दिया। सो इट विल लीड्स टू एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशंस। जितनी भी टसल्स हो रही थी कोल्ड वॉर की वजह से, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, उसकी वजह से आर्म्स रेस हो रही थी, एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे, एक दूसरे को सप्रेस कर रहे थे, पावर प्रोजेक्शंस हो रही थी, वो सब तरह की कॉन्फ्रंटेशंस खत्म हो गई विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर फ्रॉम बाइपोलर, जो हमने पढ़ा था जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 कि वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो पावर्स में डिवाइड हो गया। ऑन वन हैंड यूएसए, ऑन अदर हैंड यूएसएसआर एंड इट्स एलाइज। तो वो वर्ल्ड, क्योंकि यूएसएसआर अब पूरा डिसबैंड हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, रिपब्लिक्स में डेमोक्रेसी आ गई, कैपिटलिज्म आ गई, तो अल्टीमेटली वर्ल्ड इज नाउ unipolar. Only USA and its allies is dominating the world. The world left with only one power, only USA. So world will become unipolar from bipolar. End of arms race. जो इतना सारा पैसा वेपन्स डेवलप कराने में लग रहा था, इतना सारा पैसा मिलिट्री को एडवांस्ड मिलिट्री में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लग रहा था, सारा का सारा एक्सपेंडिचर कहां जा रहा था, आर्मी के अंदर जा रहा था, अब वो खत्म हो गया। एंड दिस लीड्स टू पीस एंड हार्मनी। भाई सारा का सारा पैसा पहला आर्म्स रेस में जा रहा था, वेपन्स डेवलप करवाने में जा रहा था, तो हमेशा एक लोगों में डर बना रहता था, कंट्रीज में डर बना रहता था कि कभी भी वॉर नहीं हो जाए दो पावर्स के बीच में, क्योंकि वो दोनों के दोनों पावर्स अपने वेपन्स को, नए नए वेपन्स को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, वेपन्स स्टोरेज पाइलअप कर रहे थे, तो हमेशा एक टसल बनी रहती थी, लोगों के बीच में डर बना रहता था लोगों के माइंड में कि कभी भी वॉर नहीं हो जाए। सो अब वो आर्म्स रेस खत्म हो गई, क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो गया। तो इस आर्म्स रेस की खत्म होने से अब जो सारा एक्सपेंडिचर है वो ग्रोथ की तरफ लग रहा था, टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा था, लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे थे। तो इसमें अब नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग पीस एंड हार्मनी, कि अब प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगी, ना कि वेपन्स में पैसा लगेगा, ठीक है, ना कि वॉर में पैसा लगेगा। तो अब नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन technology. So this is the third consequence of the disintegration. IMF and World Bank became the powerful advisory body. IMF and World Bank, International Monetary Fund and World Bank became powerful advisory body. अब ये एक advisory body बन गई थी. Ultimately they are under the control of USA, or we can say those countries which follow the ideals of democracy and capitalism. तो ये अल्टीमेटली वही कंट्री इनको मैनेज करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। तो इन्होंने एक तरह से एडवाइजरी बॉडी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनको लोन्स प्रोवाइड करवाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, उनको फंड्स प्रोवाइड करवाने स्टार्ट कर दिए फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर डेवलपमेंट। एंड उसके एक्सचेंज में ये प्रॉमिस लेती थी, ये लोगों से, कंट्रीज से कमिटमेंट लेती थी कि उनको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है, उनको कैपिटलिज्म को फॉलो करना है, उनको डेमोक्रेसी को फॉलो करना है, सो दैट अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी है, वहां की एमएनसीज आके उन कंट्रीज में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें। एंड अल्टीमेटली दे बिकेम पपेट इन द हैंड्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। सो दीज आर द टूल्स in the hands of European countries, American countries to manage the activities in the post USSR republics. So these are the tool for transition of countries to capitalism. जो भी socialist countries थी उनको
कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए, कैपिटलिज्म फॉलो करवाने के लिए इन्होंने एडवाइजरी बॉडी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड। लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज द पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, अपन ने देखा पोस्ट यूएसएसआर जो थी कंट्रीज, उनमें सबने उन्होंने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करा, उसमें उन्होंने कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट करा। तो एक लिबरल डेमोक्रेसी जहां पे सबको राइट्स हो, वोटिंग राइट्स हो, जहां पे लोगों के पास चॉइस हो पॉलिटिक्स में, कि अगर एक पार्टी सही से वर्क नहीं कर रही तो दूसरी पार्टी को इलेक्ट करे, उनके पास वो चॉइस हो, जहां एक ओनली वन पार्टी सिस्टम नहीं हो। ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसी एक पॉलिटिकल सिस्टम इमर्ज हुआ दैट वाज एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी कंट्री। ठीक है, so liberal democracy was emerged as the best way to organize the political life, best way to organize the political system of any country. Shock therapy, very important. This is the sudden transition from socialism to capitalism. जो ट्रांजिशन हुआ सोशलिज्म से कैपिटलिज्म, दिस इज द शॉक थेरेपी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ IMF and World Bank. So this is the shock therapy, transition from socialism to capitalism under the influence of World Bank and IMF. This is the shock therapy. So let's study about the shock therapy in detail. Shock therapy, we all know, the sudden model of transition from authoritarian socialist system to democratic capitalist system under the influence of World Bank and IMF. So transition from socialist authoritarian socialist system to democratic system, capitalist democratic system. इस ट्रांजिशन को बोलते हैं शॉक थेरेपी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आए। सोसाइटी को एकदम से बैलेंस बिगड़ गया, सोसाइटी का, यूएसएसआर का जो पूरा सिस्टम था उसका एकदम से बैलेंस बिगड़ गया, बिकॉज दे आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम द सोशलिस्ट सिस्टम टू कैपिटलिस्ट सिस्टम। उसकी वजह से वहां पे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, वहां के सिस्टम के अंदर बैलेंस एकदम से खराब हो गया। तो दैट इज व्हाई दिस ट्रांजिशन इज नोन एज द शॉक थेरेपी। उनके लिए एक तरह से शॉक था ये। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी? नो फूड सिक्योरिटी, देयर वाज नो फूड सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्होंने कैपिटलिज्म में अपने आप को ट्रांजिशन करा, कैपिटलिज्म में उन्होंने एक्सेप्ट करी, उस लाइंस पे उन्होंने रन करना स्टार्ट करा, तो वहां पे जो पहले हुआ करता था एक system that is called as the collective farm system. ये कलेक्टिव फार्म सिस्टम होता था जब वहां पे सोशलिज्म था, जब वहां पे कम्युनिज्म था। एंड कलेक्टिव फार्म सिस्टम में क्या होता है, लोग अपने रिसोर्सेस को पूल कर लेते हैं, कलेक्टिवली यूज करते हैं। अगर वहां पे उनके पास छोटे छोटे लैंड के पार्ट्स है अलग अलग लोगों के पास, तो वो उनको एक साथ पूल कर लेंगे, एक साथ कलेक्टिवली ले आएंगे और उसको एक बड़े लैंड की तरह यूज करेंगे। ठीक है, अपने रिसोर्सेस को पूल कर लेंगे, रिसोर्सेस को एक साथ यूज करेंगे। सो इससे बेनिफिट क्या होता था, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी, ठीक है, उनका प्रॉफिट बढ़ता था, ठीक है, और उनके पास एक दूसरे के आइडियाज आते थे, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती थी। ठीक है, तो इससे वहां पे सोशलिज्म के टाइम में कलेक्टिव फार्म सिस्टम की वजह से हाई प्रोडक्टिविटी थी, उसकी वजह से वहां पे फूड सिक्योरिटी वो क्या कर पाते थे, इंश्योर कर पाते थे, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाते। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन दे हैव द सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, जब उनके पास सोशलिस्ट सिस्टम था तो वहां पे कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम था और उसकी वजह से उनके पास में फूड सिक्योरिटी हाई थी, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग सरप्लस। तो गवर्नमेंट इजीली फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाती थी। बट जैसे ही यहाँ पे कैपिटलिज्म आया तो इनका कलेक्टिव फार्म सिस्टम क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। कलेक्टिव फार्म सिस्टम नहीं रहा, अब लोग एक दूसरे के रिसोर्सेज को पूल नहीं करते थे। ठीक है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, डाउन आ गई वापस से। तो प्रोडक्टिविटी डाउन आ गई, उनका प्रॉफिट कम हो गया, तो अल्टीमेटली उनके पास इनकम भी कम हो गई, अब गवर्नमेंट के पास सरप्लस भी नहीं रहा। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट फेल्ड टू गिव the food security to the people of their society. So food security was not ensured by the government when they converted from socialism to capitalism. Collapse of traditional trading system.
ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होता था, गवर्नमेंट वहां पे परचेस करती थी, गवर्नमेंट की बॉडीज वहां पे उनसे उनका प्रोड्यूस जो है वो परचेस करती थी ऑन फिक्स प्राइस, सो दैट लोगों के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट पैसा जाए। लेकिन जैसे यहाँ पे कैपिटलिज्म आया, तो कैपिटलिज्म में अपने को पता ही है कि प्रॉफिट मेकिंग वाज द मेन मोटिव। सो जैसे ही उनका प्रॉफिट मेकिंग जो मोटिव था वो कैपिटलिज्म में आया, तो उन्होंने जो गवर्नमेंट जिस प्रोड्यूस के लिए पहले हायर प्राइसेस एक फिक्स प्राइस देती थी उनको, सो दैट उनके पास प्रॉपर अमाउंट जाए, उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़े, तो कैपिटलिज्म में वो अमाउंट जो जा रहा था वो कम हो गया, क्योंकि वहां पे जो मीडिएटर पहले गवर्नमेंट हुआ करता था, वहां पे बिजनेसमैन है मीडिएटर, यहाँ पे प्रोड्यूसर है जो कि सेलर है, और यहाँ पे मीडिएटर अब आ गया है बिजनेसमैन। तो इन्होंने इनका प्रोड्यूस लेना कम प्राइसेस पे स्टार्ट कर दिया, तो इनका प्रॉफिट मेकिंग कम हो गया। तो पुराना जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम था वो एक तरह से कोलैप्स हो गया, और गवर्नमेंट ने इसकी जगह किसी नया कोई ट्रेडिंग सिस्टम उस समय इंट्रोड्यूस नहीं करवाया लोगों को। सो गवर्नमेंट उस टाइम पे जो लोग थे बहुत ही कंफ्यूज हो गए कि अब हम हमारे ट्रेडिंग सिस्टम को किस तरह से मूव करवाएं सो दैट टू अर्न मोर प्रॉफिट। सो दिस इज हाउ द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम टुक प्लेस। सब्सिडीज गॉट स्टॉप्ड। सोशलिज्म में गवर्नमेंट एक प्रॉपर अमाउंट लोगों को देती है, ठीक है। सोशलिज्म के अंदर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर इंश्योर करवाती है लोगों को, ठीक है, सो दैट वो किसी भी चीज को अफोर्ड कर सकें, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है। अगर 500 रुपीज का सिलेंडर है तो उन्हें सब्सिडीज के थ्रू 250 का अवेलेबल करवाएगी, सो दैट हर आदमी तक सिलेंडर कुकिंग गैस पहुंच सके। लेकिन जब जैसे कैपिटलिज्म आया, तो कैपिटलिज्म में प्रॉफिट मेकिंग है मोटिव, तो वो सब्सिडीज एकदम से बंद हो गई, तो लोगों का जो सेविंग्स थी वो खत्म हो गई, लोगों को अब ज्यादा पे करना पड़ रहा था सर्विसेज के लिए, कमोडिटीज के लिए। सो सब्सिडीज गॉट स्टॉप्ड जस्ट आफ्टर द ट्रांजिशन टू कैपिटलिस्ट सिस्टम। लार्जेस्ट गैरेज सेल, व्हाट वाज द लार्जेस्ट गैरेज सेल? सो लार्जेस्ट गैरेज सेल में क्या हुआ था, जब जैसे ही कैपिटलिस्ट सिस्टम में हमने इंट्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट सिस्टम में चेंज करा, ट्रांजिशन हुआ कैपिटलिस्ट सिस्टम में, तो गवर्नमेंट जो भी रिसोर्सेज, जो भी इंडस्ट्रीज को ओन करती थी, वो गवर्नमेंट ने सेल आउट कर दी। किसको? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, क्योंकि अब वहां पे प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। तो ये जो सेल थी, ये जो गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज को सेल कर रही थी, ये बहुत ही अंडर वैल्यूड प्राइसेस थी। जिस इंडस्ट्री की जो प्राइस होनी चाहिए उससे बहुत कम प्राइसेस में गवर्नमेंट ने इनको सेल कर दिया, क्योंकि उनको कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस करवाना था वहां पे। तो इस वजह से जो इंडस्ट्रीज की जो बहुत ही अंडर वैल्यूज जो प्राइसेस मिली थी, इसकी वजह से बहुत ही नुकसान हुआ गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली। सो दिस इज द लार्जेस्ट गैरेज सेल, ठीक है। बहुत ही चीप प्राइसेस में, थ्रो अवे प्राइसेस में इंडस्ट्रीज को सेल कर दिया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, बिजनेसमैन को। सो दिस इज द लार्जेस्ट गैरेज सेल। एंड सेविंग्स गॉट रिड्यूस, क्योंकि लोगों को सेम कमोडिटीज के लिए, सेम सर्विसेज के लिए अब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था। सब्सिडीज खत्म हो गई थी, सब्सिडीज रोक दी थी गवर्नमेंट ने, क्योंकि कैपिटलिज्म आ गया था। वहां पे गवर्नमेंट का कोई मोटिव नहीं था सोशल वेलफेयर का, बिकॉज दे टोटली ट्रांसमिटेड और ट्रांजिशन टुक प्लेस टोटली टू कैपिटलिज्म। तो वहां पे गवर्नमेंट का जो सोशल वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट था, सोशल वेलफेयर का जो एलिमेंट था, वो खत्म हो गया था अब गवर्नेंस में से। दैट्स व्हाई common people's savings got drastically reduced, and this will actually pushed them into the poverty. So this is about the shock therapy and the consequences of shock therapy. India and Russia relations. So if we talk about India and Russia relations, if we see historically, we see both India and Russia facing the dominance of the Western countries, facing the dominance of American and European countries. So ultimately they become friend of each other, they become supportive to each other. So both countries support the multipolar world, because both countries facing the challenge, facing the dominance of the Western countries, facing the dominance of the Western world, facing the dominance of European and American countries. That's why they support for multipolar world. And what do you mean by the multipolar world?
The multipolar world means the coexistence of two or more powers, or we can say the several powers in the international system. This make the system multipolar. Just after the World War, we have USA and USSR. So we can say that this is the bipolar world. Just after the end of, so we see the consequences of tussle between the two powers. और इन दोनों के टसल की वजह से बाकी कंट्रीज को इसके कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ रहे थे. बाकी सारी कंट्रीज पे प्रेशर था टू ज्वाइन इधर यूएसए और यूएसएसआर. बाकी सारी कंट्रीज के ऊपर भी इकोनॉमिक बर्डन आ रहा था. सो दिस इज द बायपोलर वर्ल्ड एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बायपोलर वर्ल्ड. बट जस्ट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, द वर्ल्ड विल बिकम द यूनिपोलर. तो जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो वर्ल्ड कैसा हो गया? यूनिपोलर हो गया. तो यूनिपोलर वर्ल्ड के भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं. अब यूनिपोलर वर्ल्ड के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? द डोमिनेंस ऑफ वन पावर ऑन द होल वर्ल्ड. यूनिपोलर कंट्री का डोमिनेंस अगर अपन देखें तो यूएसए ने जब अपना डोमिनेंस शो करा इन द मिडल ईस्ट, उसने इराक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, उसने बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज में डिस्टरबेंस करवाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली अपनी पावर को प्रोजेक्ट करना है. अल्टीमेटली उन कंट्रीज में डिस्टरबेंस क्रिएट करना है, उनके रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना है. सो दिस इज द consequences of unipolar world. So both unipolar world as well as bipolar world is not beneficial for the world order. So both India and Russia opt for the multipolar world, जहां पे दो से ज्यादा सेंटर्स हैं पावर के, जहां पावर दो से ज्यादा सेंटर्स के पास में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दो से ज्यादा सेंटर्स के पास है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. ठीक है. So multipolar world is the coexistence of several powers in the international system, and it will benefit the collective security, settlement of international conflicts, independent decision making and foreign policy. तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? कलेक्टिव सिक्योरिटी. तुम किसी भी कंट्रीज पे अटैक नहीं कर सकते, तुम्हें अपोज करने वाली कंट्रीज हैं, अपोज करने वाले दूसरे सेंटर्स ऑफ पावर हैं, वो तुम्हें अपोज करेंगे. सो देयर इज कलेक्टिव सिक्योरिटी, सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी. सब एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. कोई अगर किसी पे दूसरे पे अटैक करेगा तो बाकी सारे मिलके उसको अपोज करेंगे, उसको रोकेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर. सो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड. एंड द सेकेंड इज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स. कोई भी दो कंट्रीज में, कोई भी तीन कंट्रीज में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगी तो बाकी सारी कंट्रीज, क्योंकि दूसरे सेंटर्स ऑफ पावर आएंगे और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेंगे. ठीक है. सो दिस इज द अनदर बेनिफिट ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड. इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, कोई किसी के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता यहाँ, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस नहीं है किसी एक कंट्री की या किसी दो कंट्री की पूरे के पूरे सिस्टम पे. यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अलग अलग सेंटर्स हैं पावर की. तो सब जो छोटी कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज नहीं है, जिनके मिलिट्री बहुत वीक है, दे कैन इजीली डिसाइड देयर फॉरेन पॉलिसी, दे कैन इजीली डिसाइड देयर policies, they can easily decide their political life. So this is the benefit of multipolar world. That's why both Russia and India advocate multipolar world, support the multipolar world system. Benefit for India from the close relationship with Russia. अब इंडिया को रशिया के रिलेशनशिप से कौन कौन से बेनिफिट्स हुए हैं? सो इंडिया को कौन कौन से बेनिफिट्स हुए हैं ड्यू टू द क्लोज टाइज विद रशिया? रशिया मीडिएटेड ऑन कश्मीर इशू. कश्मीर इशू हुआ था जो, जिसमें हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था 1965 में. उस वॉर के अंदर यूएसएसआर मीडिएटेड इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड ही हेल्प्ड इन द साइनिंग ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट. ठीक है. सो ताशकंद एग्रीमेंट जो साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान आए थे और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री गए थे ताशकंद में. दिस इज द नेम ऑफ प्लेस इन उज्बेकिस्तान. तो वहां पे जाके दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन करा था, और उस एग्रीमेंट को मीडिएट किसने करा था? यूएसएसआर ने. सो रशिया मीडिएटेड
कश्मीर इशू. रशिया मीट एनर्जी डिमांड्स ऑफ इंडिया. एनर्जी डिमांड्स मींस इंडिया के पास में जो कोल आता है, ऑयल आता है और जो गैस सप्लाई आती है, उसका काफी बड़ा पोर्शन रशिया हमें प्रोवाइड करवाता है. सो दिस इज द अनदर बेनिफिट विद रशियन टाइज. बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री, रशिया हेल्प्स इंडिया नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द चाइना. चाइना और रशिया दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्रीज थे. जब भी हमारा चाइना के साथ कोई टसल होता है तो उसमें रशिया मीडिएट करता है, रशिया हेल्प करता है टू मैनेज द नॉर्मल रिलेशंस विद द चाइना. प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री आर्म्स, बहुत बड़ी बड़ी मिलिट्री डील्स होती हैं रशिया के साथ में. रशिया हमें वो वेपन्स प्रोवाइड करवाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सुखोई. सुखोई एक फाइटर प्लेन है जो रशिया हमें प्रोवाइड करवाता है. बहुत सारी मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो रशिया प्रोवाइड करवाता है हमें. ठीक है. सो दीज आर द बेनिफिट. अनदर इज रशिया ऑल्सो हेल्प्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी. ठीक है. जैसे जो क्रायोजेनिक इंजन आता है ना, वो क्रायोजेनिक इंजन रशिया प्रोवाइड करवाता है. क्रायोजेनिक इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया हमें प्रोवाइड करवाता है. एंड दिस इंजन इज एक्चुअली यूज्ड इन द रॉकेट इन स्पेस साइंस. जो भी स्पेस में जो रॉकेट्स जाते हैं उसके अंदर जो क्रायोजेनिक इंजन आता है वो रशिया हमें प्रोवाइड करवाता है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.